महालवाड़ी व्यवस्था ये आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। आधुनिक भारत का इतिहास। चलिए शुरुआत करते हैं नया टॉपिक। महालवाड़ी बंदोबस्त या व्यवस्था। इस समय महल से तात्पर्य गांव या जागीर से था। इस व्यवस्था में सरकार गांव एवं जागीर के साथ राजस्व संबंध स्थापित किया। इस व्यवस्था के जनक हॉल्ट मैकेंजी थे। 1822 में यह व्यवस्था कानूनी रूप से शुरू हुई। इस व्यवस्था में सरकार ने प्रत्येक गांव के उपज के मूल्य का 50% निर्धारित किया। इस व्यवस्था में भी किसानों को भूमि का स्वामी माना गया। उससे भूमि बेचने या गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त था। इसी व्यवस्था में सर्वप्रथम मानचित्रों या रजिस्टरों का प्रयोग किया गया। यह व्यवस्था संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू हुई। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू हुई। इस व्यवस्था में गांव के मुखिया को राजस्व वसूलने करने का अधिकार दिया गया, जिससे गांव का मुखिया किसानों का शोषण किया करता और किसानों से बेगार भी करवाने लगे। अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था। भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था के जनक वारेन हेस्टिंग थे। इसने प्रत्येक जिले में एक दीवानी न्यायालय और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की। दीवानी न्यायालय जिला कलेक्ट्रेट के अधीन था, लेकिन फौजदारी न्यायालय एक भारतीय न्यायाधीश के अधीन था। इन दोनों न्यायालयों के ऊपर दो न्यायालय, सदर दीवानी न्यायालय और सदर निजामत न्यायालय, गवर्नर जनरल के अधीन थे। सदर दीवानी न्यायालय की अपील लंदन के प्रीवी काउंसिल में होती थी, जबकि फौजदारी न्यायालय की अंतिम न्यायालय सदर निजामत होती थी। वारेन हेस्टिंग के बाद कॉर्नवालिस ने न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किया। इसने 1793 में कॉर्नवालिस कोड यानी कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण किया, जिसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू हुआ। कॉर्नवालिस ने जिले के कलेक्ट्रेट से दीवानी न्यायालय के न्याय अधिकार अलग कर दिया। कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालय में एक यूरोपीय न्यायाधीश नियुक्त किया। दीवानी न्यायालय के ऊपर कॉर्नवालिस ने 4 प्रांतीय दीवानी न्यायालय की स्थापना की, जो हैं कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद में और पटना में। कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालय के ऊपर सर्किट कोर्ट यानी दौरा न्यायालय की स्थापना की, जो अस्थायी न्यायालय था। लॉर्ड हेस्टिंग इसके समय में निचले स्तर के न्यायिक पदों का भारतीयकरण शुरू हुआ। इस संदर्भ में यह कहा गया कि यदि क्षेत्रीय स्तर पर न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है तो क्षेत्रीय स्तर पर भारतीयों को न्यायिक पदों में नियुक्त किया जाए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसके समय में न्यायिक व्यवस्था में अत्यधिक सुधार किए गए और न्याय व्यवस्था का केंद्रीकरण किया गया। इसी के समय 1833 के अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और यह भी व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाएंगे।
इसने कॉर्नवालिस के सर्किट कोड को भी समाप्त कर दिया। इसके दो कार्य इस प्रकार हैं। आगरा में एक अपीलीय न्यायालय की स्थापना। दूसरा, इलाहाबाद में सदर दीवानी या सदर निजामत की स्थापना। इसने भारतीय कानून को संचित करने तथा इसमें सुधार करने के लिए 1833 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 का अधिनियम आया। इसने पुनः विधि आयोग गठित करने की सलाह दी। 1854 में मैकाले के नेतृत्व में द्वितीय विधि आयोग का गठन किया गया। इसी आयोग की संस्तुति पर 1858 से 61 के बीच तक भारतीय दंड संहिता यानी भारतीय सिविल कार्य संहिता की रचना हुई। इसके बाद 1862 में उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया, जिसके आधार पर प्रमुख प्रांतों में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1835 के अधिनियम द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। न्यायिक सुधार से संबंधित बातें। प्रथम विधि आयोग 1833 में मैकाले की अध्यक्षता में हुआ। द्वितीय विधि आयोग आया 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में। भारतीय दंड संहिता 1858 और 61 के बीच आई। भारतीय सिविल संहिता इसी के बीच आए 1858 और 61 के बीच। ये तीनों भारतीय दंड संहिता, भारतीय सिविल संहिता और भारत सिविल कार्य संहिता, ये 1861 ईस्वी के बीच में लिखा गया। उच्च न्यायालय अधिनियम 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए आया और संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के और 1937 में अधिनियम द्वारा लाए गए। शिक्षा व्यवस्था। कंपनी के प्रारंभिक ब्रिटिश शासक जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे, वे भारत पक्षवादी कहलाए। इनका मानना था कि यूरोपीय ज्ञान विज्ञान को भारतीयों को उन्हीं की भाषा में शिक्षित किया जाए। 1780-81 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें फारसी और अरबी का अध्ययन होता था। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति को उजागर करना था। 1882 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1813 के अधिनियम द्वारा कंपनी को निर्देशित किया गया कि ये भारत में प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करें। नेक्स्ट हेडिंग है आंग्ल फ्रांच विवाद। अंततः लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने आंग्लवादी नेता मैकाले के विचारों से सहमत हुआ और 1835 में पहली बार सरकारी शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। नेक्स्ट है प्रमुख शिक्षा आयोग गठन, वर्ष तथा उसके मुख्य प्रावधान। आयोग का नाम, वर्ष, मुख्य प्रावधान। चार्ल्स वुड का डिस्पैच। लॉर्ड डलहौजी
का गवर्नर जनरल के काल में ये आयोग आया। वर्ष 1854 में यह भारत की भावी शिक्षा के लिए एक बृहद योजना थी। इसे प्रायः भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके मुख्य प्रावधानों में प्राच्य शिक्षा का प्रचार, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए जनभाषा शिक्षा के लिए निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन तथा कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में 3 विद्यालयों की स्थापना शामिल था। अब नेक्स्ट है हंटर शिक्षा आयोग, जो लॉर्ड रिपन के काल में आया। 1882 से 83 के बीच आया। इसके मुख्य प्रावधानों में स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाए, शिक्षा के लिए औपचारिक और माध्यमिक स्तर पर साहित्य शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन करने की बात कही। नेक्स्ट आई शिक्षा नीति प्रस्ताव 1913 में। निरक्षरता समाप्त करने की नीति तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था तथा सभी प्रांतों में कम से कम एक विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट आया फेडरल विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19 के बीच 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के बाद स्नातक की उपाधि तथा अध्यापकों की प्रशिक्षण की उच्चतम व्यवस्थाएं आदि की गई। इसमें हर्टोग समिति 1929 में आई। प्राथमिक शिक्षा के सुधार, केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा आदि का प्रावधान दिया गया। शिक्षा की सार्जेंट योजना 1944 में आई है। देश में प्रारंभिक शिक्षा तथा हाई स्कूल की स्थापना का प्रावधान 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई। इसमें अंतिम रूप से लॉर्ड ऑकलैंड के समय में आंग्ल प्राच्य विवाद समाप्त हो गया। इसी काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी विप्रवेशन सिद्धांत प्रकाश में आया। यह सिद्धांत बैटिंग के समय शुरू की गई और इसी के समय इसे सरकारी मान्यता भी दी गई। अधोमुखी निश्चय धन सिद्धांत का उद्देश्य सर्वप्रथम उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए। इस वर्ग के शिक्षित होने पर छन कर शिक्षा का प्रभाव जन साधारण तक पहुंचेगा। नेक्स्ट है वुड का घोषणा पत्र 1854 में। ब्रिटिश संसद में भारत की शिक्षा की प्रगति की जांच के लिए 1853 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में 1854 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। इस घोषणा पत्र को आधुनिक शिक्षा की आधारशिला माना जाता है। इसमें श्रेणीबद्ध शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव। उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। अंग्रेजों ने जब भारत को अपना उपनिवेशवाद बनाया तो उसकी विभिन्न प्रकार के शोषण करने की योजना बनाई। आर.पी. दत्त की रचना आज का भारत का औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसमें अंग्रेजों की शोषण प्रवृत्ति की 3 चरणों में विभक्त किया गया है। पहला वाणिज्य पूंजीवाद का चरण, दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, तीसरा वित्तीय पूंजीवाद का चरण। पहला है वाणिज्य पूंजीवाद का चरण। इसका समयकाल है 1757 से 1813 के बीच।
इस चरण में कंपनी ने अपने 3 लक्ष्य निर्धारित किए। पहला, भारतीय व्यापार पर एकाधिकार, भारतीय सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर सरकारी राजस्व पर कब्जा करना, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पर नियंत्रण। कंपनी तीनों लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रही। इसके बाद आया औद्योगिक पूंजीवाद का चरण 1813 से 1858 के बीच। 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। इस चरण में कंपनी का उद्देश्य भारत को एक अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित करना था। साथ ही भारत को एक ऐसे उपनिवेश की भूमिका भी अदा करनी थी जो इंग्लैंड के कारखानों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करता रहे। इस तरह इंग्लैंड के कारखानों में निर्मित सस्ती वस्तुएं भारत के बाजारों में बिखेर दी गईं, जिसकी प्रतियोगिता में भारतीय वस्तुएं ठहर नहीं सकीं। इस समय भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश हुआ। 1813 के अधिनियम द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत में से समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड के सौदागरों के लिए बाजार खोल दिए गए। इसके बाद आया वित्तीय पूंजीवाद का चरण 1858 से 1947 के बीच। इंग्लैंड में इस समय तक अत्यधिक पूंजी जमा हो चुकी थी। इंग्लैंड में और अधिक औद्योगिकरण का तात्पर्य था मजदूरों की सौदाबाजी क्षमता में वृद्धि, जिससे उद्योगपतियों के मुनाफे पर प्रभाव पड़ता। यह वह समय था जब मार्क्स तथा एंजेल्स का द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हो गया। अंग्रेजों ने भारत में पूंजी निवेश करने का निश्चय किया। भारत पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए उन्होंने सार्वजनिक ऋण को माध्यम बनाया। अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा पूंजी रेलवे विकास में लगी, जिसका उद्देश्य भारत की प्रगति न होकर साम्राज्य की सुरक्षा और आर्थिक लाभ कमाना था। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश 1600 से 1757 तक कंपनी की भारतीय वस्तुएं बाजार ले जाते और बदले में सोना चांदी लाते थे। भारतीय वस्तुओं के अधिक से घबरा कर ब्रिटिश सरकार को ऐसे कानून बनाने पड़े जिससे इंग्लैंड में भारतीय वस्तुओं की बिक्री कम हो जाए। रॉबिन्सन क्रूसो नामक उपन्यास के लेखक डेफो ने यह शिकायत की है कि भारतीय कपड़े हमारे घरों में सोने के कमरों में प्रवेश कर गया है। कंपनी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय बुनकरों पर दबाव डालकर कम मूल्य का कपड़ा तैयार करने के लिए बाध्य किया। दबाव को प्रभावशाली बनाने के लिए कंपनी के कार्यकर्ता बुनकरों को पेशेगी रुपए देने की प्रथा प्रारंभ की, जिनमें एक शर्तनामा लिखवा लेते थे। इस प्रथा को ददगी प्रथा के नाम से जाना जाता था। इससे अनेकों बुनकर अपना व्यवसाय छोड़कर मजदूरी करने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। अब इंग्लैंड के कारखानों में निर्मित सस्ती वस्तुएं भारतीय बाजारों में भेज दी गईं। भारत की हाथ से बनी वस्तुएं ठहर ना सकीं। परिणाम स्वरूप भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश हुआ। बहुत से लोग
मजदूरी करने लगे। जिनके पास पैसा था खेत खरीद लिया, जो साधन विहीन थे वह कृषक मजदूर बन गए। इस तरह कृषि पर दबाव पड़ा और देश गरीब हो गया। नेक्स्ट है धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रतिपादित किया है। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन की चर्चा सर्वप्रथम 2 मई 1867 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पढ़े गई अपने लेख इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में किया। धन निष्कासन के सिद्धांत को अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। धन निष्कासन का विरोध करने वाले एम.जी. रानाडे और आर.सी. दत्त थे। कार्ल मार्क्स के अनुसार भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेज नागरिक सैनबल के अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था एक स्पंज के समान है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सोख लेती है और फिर टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती है। धन निष्कासन का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका, जो शिशिर कुमार घोष द्वारा प्रतिपादित थी, महत्वपूर्ण है। भारत का सर्वप्रथम धन ग्रह व्यय के रूप में इंग्लैंड में गया। अब है 1857 का विद्रोह। सुरेंद्रनाथ सेन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकारी इतिहासकार बनाया गया। सुरेंद्रनाथ सेन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकारी इतिहासकार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया और प्रधानमंत्री पाल्मस्टन तथा भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह की योजना भारत के बिठूर यानी कानपुर में तैयार की गई, जिसमें नाना साहब अली अजीमुल्ला खां थे। इसके बाद अजीमुल्ला खां लंदन गए और वहाँ रह रहे भारतीयों से भी समर्थन प्राप्त किया। 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल का फूल रोटी था। विद्रोही हरे रंग के झंडे का प्रयोग करते थे। 1857 के विद्रोह का स्वरूप कैसा था? अनेक ब्रिटिश इतिहासकार इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र तथा धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह आदि मानते हैं। अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। यह पूर्णतः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय भावना से सभी लोग प्रेरित भी नहीं थे। फिर भी यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था, क्योंकि सभी का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। कारण, राजनीतिक कारण में मुगल सम्राटों के अधिकार का ह्रास। डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के शासक वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। अवध के नवाब
वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों को पुत्र को गोद लेने का निषेध किया और राज्यों को हड़प लिया, जैसे सतारा, संबलपुर, जैतपुर, भगात, झांसी, उदयपुर। इनको सबको हड़प लिया इसने। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। आर्थिक कारण, यहाँ अंग्रेजों ने भू राजस्व नीति के कारण लोगों का अत्यधिक शोषण किया और उनकी आर्थिक नीतियों के कारण अकाल और महामारी पैदा हुई, जिससे सर्वाधिक लोगों की मृत्यु हो गई। सामाजिक और धार्मिक कारण, अंग्रेज भारतीयों का बहुत अपमान करते थे। ये भारतीयों को नस्ली गाली देते थे। एक अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड के अनुसार हमारा भारत में अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाना था। 1850 में लेक्स लोकी कानून यानी धार्मिक अयोग्यता संबंधी कानून पारित किया गया, जिसके अनुसार जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसे उसके प्रत्येक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। सैनिक कारण, भारतीय सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक व 45,000 यूपीए सैनिक थे, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण भेदभाव की नीति थी। 1854 में डाकघर सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई। कैनिंग सरकार ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित किया, जिससे सैनिकों में असंतोष फैल गया। तात्कालिक कारण, 1856 ईस्वी में ब्रिटिश भारत ने सैनिकों को ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल प्रयोग करने के लिए दिया, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस लगी होती थी, जिसे दांत से खींचना पड़ता था। सर्वप्रथम बंगाल में अफवाह फैली कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई है, और बाद में जब सरकार ने कारतूसों को मंगाना शुरू किया तो शक हकीकत में बदल गया। सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। 28 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के विरोध में आगे आया और इनसे एजुडेंट लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दी तथा सर्जेंट ह्यूरसन को भी गोली मारकर घायल कर दिया। मंगल पांडे को 10 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई और
यही विरोध विद्रोह में बदल गया। विद्रोह का आरंभ 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी के कुछ भारतीय सैनिक कारतूस लेने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप उन पर मुकदमा चला और 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त करके सजा सुनाई गई। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र भी लूट लिए। अब है दिल्ली। मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और वहां अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया। 20 सितंबर 1857 ईस्वी को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित कर दिया, पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जा छिपा अंततः मृत्युदंड न देने की शर्त में आत्मसमर्पण कर दिया। इसे रंगून भेज दिया गया और वहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है लखनऊ। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया। इनकी देखरेख में विरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित किया। मार्च 1858 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची। इसने विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गईं। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब, जिनका नाम था धोनू पंत, ने किया, जिन्हें पेशवा घोषित किया गया था। नाना साहब की तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी तात्या टोपे को दी गई थी, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। दिसंबर 1857 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची और फिर से कानपुर पर अधिकार कर लिया। नाना साहब नेपाल भाग गए, जबकि तात्या टोपे गिरफ्तार कर लिया गया, अंततः उनको फांसी हो गई। इसके बाद झांसी में विद्रोह का नेतृत्व गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने किया। मार्च 1858 ईस्वी में हीरोज के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना झांसी पहुंची। रानी लक्ष्मीबाई हीरोज से युद्ध किया, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण वह पराजित हुई। झांसी से रानी ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों के सहयोग से उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। पीछे से हीरोज अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुंचा, रानी के साथ युद्ध किया। कोटा और मुरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। नेक्स्ट है जगदीशपुर, बिहार। यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व वहाँ के जमींदार 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने किया था। इसके बाद इलाहाबाद यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया। इन्हें इलाहाबाद का सूबेदार घोषित किया गया। 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे? तो केंद्र और नेतृत्व और विद्रोह का दमन या नेतृत्व। केंद्र था दिल्ली, नेतृत्व करता थे बहादुर शाह जफर, लेकिन हडसन ने उनको क्या है परास्त कर दिया।
लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया, लेकिन कैंपबेल ने हरा दिया। कानपुर में नाना साहब थे, लेकिन कैंपबेल ने उनको क्या है, हरा दिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, हीरोज ने इनको पराजित कर दिया। जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह राजा थे, जिन्हें विलियम टेलर या विसेंट आयर ने पराजित कर दिया। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली थे, जिन्हें जनरल नील ने हरा दिया। फौजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, जिन्हें कैंपबेल ने हरा दिया। बरेली में खान बहादुर खान थे, जिन्हें कैंपबेल ने हरा दिया था या पराजित कर दिया था। गोरखपुर में गजधर सिंह या निजामत मोहम्मद थे, जिसे वहाँ की स्थानीय सेना ने हरा दिया। मंदसौर मध्य प्रदेश में फिरोज शाह थे, वहाँ स्थानीय सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया। कोटा राजस्थान में जयदयाल एवं हर दयाल थे, जहाँ स्थानीय सेना ने वहाँ को पराजित कर दिया उनको। असम में कंद पेशेवर सिंह व मनी रामदत्ता थे, जहाँ वहीं की सेना ने अंग्रेजी सेना ने उसको हरा दिया। कुल्लू में वीर सिंह व प्रताप सिंह थे, लेकिन अंग्रेजों की वहीं की सेना ने उनको पराजित कर दिया, हिमाचल प्रदेश की। मथुरा में देवी सिंह थी, जिसे वहीं की सेना ने उनको पराजित कर दिया। मेरठ में भी कदम सिंह को भी वहीं की सेना अंग्रेजी सेना ने उनको पराजित कर दिया। नेक्स्ट है फैजाबाद। फैजाबाद यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया। पूरे विद्रोह में यही एक विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। 1857 के विद्रोह से संबंधित विचार, तो यह एक सैनिक विद्रोह था, यह कहा था किसने, लॉरेंस एवं सीले ने। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यह कहा था LER रीज ने। यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था, यह कहा था TR होम्स ने। नेक्स्ट है, यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था, यह कहा था आउट्रम व टेलर ने। यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह कहा किसने, BD सावरकर और अशोक मेहता ने। यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था, यह कहा फिट्जरैली ने। इन देसी नरेशों एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे तरंग रोध का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते, यह कहा लॉर्ड कैनिंग ने। यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है, यह कहा था हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। विद्रोह की असफलता के कारण विद्रोहियों का सीमित स्वरूप था, देसी नरेशों एवं सरदारों की गद्दारी, तीसरा कुशल नेतृत्व का अभाव, चौथा निश्चित उद्देश्यों का अभाव, पांचवा विद्रोहियों के पास सीमित साधन थे और जनसंपर्क का अभाव था, अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व। विद्रोह में पहले अजीमुल्ला खान लंदन व तुर्की गए थे। कुस्तुनतुनिया में उनकी मुलाकात ब्रिटिश पत्रकार WH रसेल से हुई थी। बेगम हजरत महल के साथ सिकंदरबाग में वीरांगना उदा देवी ने युद्ध किया।
तात्या टोपे को 1859 में फांसी दी गई, जो इस विद्रोह की अंतिम घटना थी। 1857 के विद्रोह की झंडा गीत की रचना अजीमुल्ला खां ने की थी, जो इस प्रकार था। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। 1857 के विद्रोह में राजस्थान में अजमेर, नीमच, आउवा आदि स्थलों में विद्रोह हुए थे, लेकिन जयपुर विद्रोह का केंद्र नहीं था। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। आदिवासी विद्रोह या जनजातीय विद्रोह। आदिवासियों का अपना कानून हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजी राज्य विस्तार के पश्चात उनके व्यक्तिगत कानूनों में पुलिस व प्रशासन का हस्तक्षेप होने लगा, जिसके कारण वे दुखी थे। आदिवासी बाहरी लोगों को दीकू कहते थे, जिसका तात्पर्य उन लोगों से था जो इन्हें परेशान करते थे, जैसे महाजन, ठेकेदार, जमींदार, अधिकारी आदि। दस्तकार, ग्वाले और स्थानीय राजाओं को दीकू नहीं कहा जाता था। आदिवासी विद्रोह का प्रमुख कारण आर्थिक था। नेक्स्ट है प्रमुख आदिवासी विद्रोह का नाम, वर्ष, नेतृत्वकर्ता, कर्ण, क्षेत्र, परिणाम। महाराष्ट्र का भील विद्रोह हुआ, वर्ष 1820 से चला और 1857 तक। नेतृत्वकर्ता थे दशरथ हिरिया सेवरम। इसका कारण था आर्थिक कारण, क्षेत्र था महाराष्ट्र में, परिणाम अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया गया इसका। संताल विद्रोह, यह चला 1855 से 56 के बीच। नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू और कान्हू। कारण था आर्थिक शोषण, क्षेत्र था दामन ए कोह यानी बिहार के भागलपुर में से लेकर राजमहल तक। अंग्रेजों ने इसका भी दमन कर दिया। नेक्स्ट था मुंडा विद्रोह, 1876 से 1900 के बीच चला, जिसके नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा। आर्थिक एवं धार्मिक कारण थे। दक्षिणी बिहार का छोटा नागपुर क्षेत्र था, अंग्रेजों द्वारा इसका दमन कर दिया गया। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच चला, बुद्ध भगत इसके नेता थे। आर्थिक शोषण इसका कारण था, छोटा नागपुर क्षेत्र था, अंग्रेज द्वारा दमन कर दिया गया। खोड़ विद्रोह 1846 से 55 तक चला, चक्र बिश्नोई इसके राजनेता थे। मौर्य प्रथा को रोकने का प्रयास इसका कारण था। उड़ीसा क्षेत्र था, अंग्रेजों द्वारा इसका दमन कर दिया गया। अन्य प्रमुख विद्रोह में है सन्यासी विद्रोह, यह वर्ष 1763 से 1800 तक चला। नेतृत्वकर्ता थे शंकराचार्य के अनुयायी गिरि संप्रदाय के। कारण या स्थान, ब्रिटिश शोषण बंगाल में। विशेष, आनंद मठ का कथानक इसी विद्रोह पर आधारित है। पागलपंथी विद्रोह 1813 से चला 31 तक। नेतृत्वकर्ता थे टीपू और कारण था ब्रिटिश शोषण बंगाल में। टीपू शेरपुर का राजा बन गया। फैराजी आंदोलन 1820 से चला 31 तक। नेतृत्वकर्ता थे हाजी शरीयत उल्लाह या टीटू। ब्रिटिशों द्वारा बंगाल में शोषण किया गया। वहाबी आंदोलन 1820 से 1880 के बीच चला। नेतृत्वकर्ता थे सैयद अहमद।
कारण था इसका धार्मिक कारण अनेक क्षेत्रों में। यह आंदोलन मुसलमानों के लिए था। अब है कूका आंदोलन 1840 से 72 तक चला। सैन साहब एवं बाबा राम सिंह कूका इसके नेतृत्वकर्ता थे। धार्मिक और राजनीतिक पंजाब में थे ये कारण, और राम सिंह कूका को रंगून भेज दिया गया। इसके बाद है नामधारी आंदोलन 1863 से 72 तक चला। नेतृत्वकर्ता थे बाबा राम सिंह कूका। धार्मिक विद्रोह था ये पंजाब में। कृषक आंदोलन। ब्रिटिश शासन ने भारतीय किसानों पर अनेक कहर ढाया। जमींदारों ने भी किसानों पर अत्यधिक अत्याचार किया। उनसे बेगार लिया जाने लगा और मनमाने ढंग से अवैध लगान वसूली का दुष्चक्र चल पड़ा। उपरोक्त कारणों से किसान आंदोलन का विस्फोट समय समय पर अलग अलग स्थानों पर दीर्घकालीन असंतोष एवं तात्कालिक कारणों से होता रहा। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के कृषक आंदोलन। विद्रोह वर्ष, नेतृत्वकर्ता, क्षेत्र, परिणाम। नील विद्रोह वर्ष रहा 1859 से 60 के बीच। नेतृत्वकर्ता थे दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। क्षेत्र था बंगाल। परिणाम, किसानों का यह आंदोलन सफल रहा। पाबना विद्रोह 1873 इसका समय है। नेतृत्वकर्ता थे ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय। क्षेत्र था बंगाल। परिणाम, आंशिक सफलता मिली। दक्कन उपद्रव वर्ष रहा 1875। पूना जिले के किसानों द्वारा नेतृत्व किया गया। महाराष्ट्र बंगाल में आंशिक सफलता प्राप्त मिली। अब है नील आंदोलन 1859 से 60 के बीच। बंगाल के अंग्रेज नील उत्पादन यानी नीलेहे किसानों को जबरन नील की खेती करने को बाध्य किया और उनकी बहुत कम कीमत किसानों को देते थे। इससे किसानों में अत्यधिक असंतोष था। बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव के एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील आंदोलन प्रारंभ किया। हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन के लिए काफ़ी कार्य किया। दीनबंधु के नाटक नील दर्पण में किसानों को शोषण का वर्णन किया गया। सरकार ने 1860 में सी टोनकार की अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया। यह आयोग में एक भारतीय सदस्य ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन चंद्र मोहन चटर्जी थे। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन। विद्रोह वर्ष, नेतृत्वकर्ता, क्षेत्र, परिणाम। संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन वर्ष इसका रहा 1918। नेतृत्वकर्ता थे गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय। क्षेत्र था अवध तथा आगरा। परिणाम, आंशिक सफलता मिली। अवध किसान सभा का आंदोलन 1920 में हुआ। नेतृत्वकर्ता थे बाबा रामचंद्र। क्षेत्र था अवध क्षेत्र। दमन कर दिया गया इसका पूरी तरह से। नेक्स्ट है एका आंदोलन 1921-22 में मदारी पासी एवं सहदेव इसके नेतृत्वकर्ता थे। क्षेत्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर।
देश का भी दमन कर दिया गया। नेक्स्ट है इसके बाद एका आंदोलन। 1921-22 में हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और एवं सीतापुर के किसानों ने मादारी पासी सहदेव के नेतृत्व में एका आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का कारण अत्यधिक लगान वृद्धि और गैर कानूनी रूप से किसानों से खेती छीनना था। पुलिस ने जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए इस आंदोलन का दमन किया। नेक्स्ट है बारदौली सत्याग्रह। गुजरात के बारदौली तालुका में सरकार ने 27% राजस्व की वृद्धि कर दी थी। इस आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। यह आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही। मनीबेन पटेल, शारदाबेन शाह, मीठूबेन पेटीट और शारदा मेहता जैसी महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बारदौली की महिलाओं एवं गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि दी। बारदौली की महिलाओं एवं गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना 1936 में। अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई। इसका नाम अखिल भारतीय किसान सभा रखा गया। इसका पहला सम्मेलन 1936 में लखनऊ में हुआ। इसका पहला सम्मेलन 1936 में लखनऊ में हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं महासचिव प्रोफेसर NG रंगा थे। अखिल भारतीय किसान सभा ने भारत में ब्रिटिश शासन का उन्मूलन एवं भारत की स्वाधीनता अपना लक्ष्य घोषित किया। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 1938 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निंद्रोवोल नामक स्थान पर प्रथम भारतीय किसान स्कूल खोला गया और 1942 ईस्वी तक किसान विद्रोह, किसान आंदोलन एवं राष्ट्रीय आंदोलन साथ साथ चलते रहे। नेक्स्ट है आधुनिक शिक्षा का विकास। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे। BG तिलक 1884 ईस्वी में इनकी औपचारिक रूप में स्थापना BK चिपलूणकर, BG तिलक, MV नामजोशी ने मिलकर की थी। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के समय राष्ट्रीय शिक्षा का भी प्रचार प्रसार हुआ। इस समय अनेक राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना हुई। इन राष्ट्रीय स्कूलों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, इसको निर्धारित करने के लिए 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। सर विलियम जोन्स ने 1789 में कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। सर विलियम जोन्स कलकत्ता हाई कोर्ट के जज के रूप में भारत आए थे। 1784 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में रॉयल एसोसिएशन सोसाइटी की स्थापना की। 1854 में के चार्ल्स वुड-पेज के डिस्पैच को आधार बनाकर लॉर्ड कैनिंग के समय में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 1857 में 3 विश्वविद्यालय
भारत में स्थापित किए गए। ये थे कलकत्ता, मद्रास, बम्बई। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी पुनर्जागरण